हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर। ये वीडियो किन के लिए फ्रूटफुल रहने वाली है? अगर आप एक बार फंडामेंटल्स का चैप्टर पढ़ चुके हो लेकिन आपको कोई तकलीफ है, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे समझ कम आया है या किस में कौन से तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक आप ध्यान से देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं जो आपके क्लास 12th के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए, इसीलिए आपको चैनल से जुड़कर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वीडियो देखो हम किस तरह से करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा फंडामेंटल्स का। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, बस आप वीडियो को ध्यान से पूरा का पूरा मेरे साथ देखते रहना। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सर ने इंपॉर्टेंट बताई है, तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टी एस ग्रेवाल बुक फॉलो करते हो और आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और उन क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा, वो वीडियो के एंड में ही करने वाला हूं, तो आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से एटलीस्ट ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से करना हो कभी भी, तो बस वो क्वेश्चंस कर लेना जो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इस नोट पर वीडियो शुरू करता हूँ, पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अच्छे से हम अपनी वीडियो को पूरा एंजॉय कर सकें एंड आप अच्छे से इस पूरी वीडियो से अपना चैप्टर 1 पक्का कर सको। तो शुरू करते हैं फटाफट अपने चैप्टर 1 को, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसकी वेटेज लगभग 10 नंबर तक की आ सकती है। अब देखो चैप्टर की शुरुआत में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, जो हमें पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन देता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप में अगर आप देखो कि बेसिकली एक रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल कर एक बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं और वो बिजनेस को कैरी करते हैं, या तो सारे जने मिलकर कैरी करते हैं या कुछ जने सबके बिहाफ पर भी कैरी कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से पार्टनरशिप के बारे में हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चलती हैं। पहली, जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स। फिर जो वो मिलकर काम कर रहे होते हैं उस बिजनेस को या उस नेम को हम कहते हैं फर्म। फिर हम पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इसी डेफिनेशन से डिराइव कर सकते हैं। ये बड़े ज़रूरी होते हैं। पहला फीचर होता है 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। अब फर्ज करें अगर 50 से ज़्यादा लोग हो गए, 51 लोग हो गए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इल्लीगल एसोसिएशन। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि जो 50 की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, ये कहाँ पर बताई गई है? तो इस 50 की मैक्सिमम लिमिट का रूल वहाँ बादल में आपको याद रखना है, कंपनीज मिसलीनियस रूल्स 2014, यहाँ पर ये लिमिट तय की गई है। कभी कभी ये लिमिट चेंज भी हो जाती है, लेकिन हमारे लिए अभी वैलिड है 50 मैक्सिमम पार्टनर्स। दूसरा फीचर होता है प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। अब देखो पार्टनरशिप का दूसरा फीचर ये है, कैरेक्टरिस्टिक, कि हमेशा पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना अनिवार्य है। अब लॉस शेयर करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है कि अगर कोई पार्टनर बोले कि मैं लॉस नहीं लूँगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हमारा आंसर है यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी बोला गया है, लेकिन लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं बोला गया है। तो ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप्स के अंदर जो हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, यानी कि वो सिर्फ प्रॉफिट ही लेंगे, लॉस नहीं लेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तीसरा फीचर होता है कि पार्टनरशिप में एक लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, या इनफैक्ट आप कह सकते हो बिजनेस होना जरूरी है। अब जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों ने मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसको प्रॉफिट पर बेच दिया। अब क्या ये बिजनेस है? अब हो सकता है आप में से किसको लगे कि हाँ सर ये तो बिजनेस है, लेकिन नहीं। जब तक ये चीज़ उनकी एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि वो लगातार ये काम नहीं करे आ रहे, तो हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। एक वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जा सकता। तो पार्टनरशिप का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक यही है कि बिजनेस होना जरूरी है एंड इट मस्ट बी लॉफुल। ऐसा नहीं कि आपने ड्रग्स की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी और आप बोलो कि ये तो पार्टनरशिप है, उसको फिर कानून के दायरे में नहीं रखा जाएगा। तो पार्टनरशिप जो है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए।
चौथा फीचर होता है एग्रीमेंट। अब देखो, एग्रीमेंट होना पार्टनरशिप में जरूरी है, लेकिन सर क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? यस, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है कि आपने और मैंने ओरली बोल के एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन क्या रिटर्न एग्रीमेंट होना वो भी जरूरी है? जरूरी नहीं है, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट अगर होगा तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, वो भी एक वैलिड होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर होता है पार्टनरशिप का, जिसको हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी किसको बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर दो लोग एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि मेरा काम तुम कर दो मेरे बिहाफ पर, तो एजेंट कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। तो इस रिश्ते को बोला जाता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। अब ये सेम रिलेशन पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के बीच में होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर लेता है, तो दैट इज वाई इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ये 5 फीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पार्टनरशिप के। फिर इसके बाद होते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के पास क्या अधिकार है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखो क्या क्या राइट्स होते हैं। जैसे पहला राइट है राइट टू बी कंसल्टेड, यानी कि अगर मैं पार्टनर हूं तो मुझसे कंसल्ट किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, ये मेरा अधिकार है। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं है। तीसरा, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, ऑब्वियसली ये मेरा अधिकार है कि मुझे प्रॉफिट है या लॉस है उसमें मेरा हिस्सा मिलेगा। फोर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब हम अगर चाहें तो हम किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकते हैं, ये मेरे पास अधिकार होता है, ये मेरे पास राइट होता है। तो इट इज अ पावरफुल राइट ऑफ अ पार्टनर कि मैं किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता हूं। पांचवा, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मैं फर्म से छोड़कर भी जा सकता हूं, ये मेरे पास अधिकार होता है। और भी राइट्स होते हैं, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ 5 राइट्स हैं जो पार्टनर के पता होने चाहिए। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि लेट से एक फर्म में 20 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है। अब उन 20 पार्टनर्स के बीच में वोटिंग हुई और ये हुआ डिसाइड कि भाई क्या इसको ज्वाइन करवाया जाए। 19 लोगों ने मेजॉरिटी में कहा हाँ इसको ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन एक पार्टनर ने मना कर दिया, कह रहा है नहीं। तो क्या ये नया पार्टनर ज्वाइन कर पाएगा? तो आंसर है नो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडमिशन का राइट हर पार्टनर के पास है रोकने का। तो अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि नया पार्टनर नहीं आएगा तो नहीं आ सकता। तो ये बड़ा ही खूबसूरत राइट होता है। देन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि क्या कानून की नज़रों में पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को अलग अलग मानते हैं? तो इसका आंसर है नो, यानी कि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टनर ने चोरी करी, धोखाधड़ी करी और कल को पुलिस आई, कानून वाले आए तो पार्टनर कह रहा है अरे अरे ये तो फर्म की गलती है, जाओ फर्म को पकड़ के ले जाओ। तो कानून की नज़रों में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होते, तो दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अब अकाउंटिंग के नज़रिए से अगर हम पूछें कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं, जब हम मुंशीगिरी करते हैं, तो क्या पार्टनर और फर्म अलग अलग होते हैं? तो आंसर है यस, अकाउंटिंग एंटिटी अलग होती है। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम पार्टनर्स के नज़रिए से नहीं करते, हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के नज़रिए से। तो हम कहेंगे यस, अकाउंटिंग के नज़रिए से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग एंटिटी होते हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इसमें क्या लिखा होता है? इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, हर पार्टनर का साइन होता है, फिर उस पर एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म उसका ठप्पा लगा होता है, ये आप हरे कलर में देख रहे हो, स्टैंप लगा होता है। स्टैंप पेपर में बाकायदा ये बातें लिखी जाती हैं, और ये स्टैंप जो लगता है, मतलब ये देखो, ये बाकायदा कानून के तहत लगाया जाता है। कानून है इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ये भी एक बार एमसीक्यू में पूछ लिया था कि भाई कौन से कानून के तहत स्टैंप लगता है, तो इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत ये ठप्पा लगता है। तब हम मानते हैं कि अब ये पार्टनरशिप डीड बन गई है, यानी कि अब ये बिल्कुल पक्की हो गई है। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है? तो ऑब्वियसली 2 बड़े ही 3 बड़े ही सिंपल से कारण हैं। एक तो जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं
तो इससे किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाती है ना। पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, सब कुछ लिखा हुआ होता है। दूसरा ये कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई लड़ाई झगड़ा कोई डिस्प्यूट हो गया तो बड़ी आसानी से सेटल हो जाएगा, क्योंकि हम डीड में देख लेंगे, ओ ये लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर लेंगे। और कोर्ट में भी इस डीड को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये भी एक तरह से एडवांटेज होता है पार्टनरशिप डीड का। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड में सर एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हम डीड में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। तो देखो, डीड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, फर्म क्या करती है, पता कहाँ रहता है पार्टनर, फर्म का एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी पार्टनर की, सैलरी या कमीशन पार्टनर को कितना मिलेगा, कितना हम उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, कितना हम उसको लोन पर इंटरेस्ट देंगे, कितना हम उससे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी और भी बातें लिखी होती हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड के बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ तक हमारी एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरी होती है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में 1 से 2 नंबर आपको दिलवा सकती है। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चों को अकाउंटिंग रटनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक बार सही से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो अकाउंटिंग आपको रटना नहीं पड़ेगा, और हम इसी को यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इसका ना नेचर समझना है अकाउंटिंग के एंगल से। जैसे कोई पार्टनर होता है, जब वो फर्म को पैसे देता है, यानी कि फर्म को वो कैपिटल देता है, तो फर्म उसको बदले में बोलती है कि चलो ठीक है, हम आपको इसके बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आपको इसका नेचर समझना है, फर्म के एंगल से ही सारी अकाउंटिंग सोचना। तो फर्म सोचती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, ऐसा सोच सकते हो, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है कि फर्म से पार्टनर कुछ पैसे निकालता है, तो अब इस बार बदले में फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, कहती है कि आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो फिर ये फर्म के लिए एक तरह से इनकम के नेचर का होता है, फर्म के पास पैसे आ रहे होते हैं, है ना। तो इसका नेचर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बच्चों को पता होना चाहिए। ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये 2 टर्म्स हो सकता है कि कई बच्चों को सेम लगें, पर ये अलग होते हैं। जब हम ड्राइंग्स बोलते हैं तो हमें याद रखना है कि उसका नेचर एक टेम्परेरी नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हो, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई आओ ज़रा 100 रुपये लेते हुए आ जाओ, ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम है। तो आप ऑफिस के गल्ले से 100 रुपये का नोट लेके चले गए। अब वो एक टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग हो गई, लेकिन आप वो पैसे वापस ला भी दोगे। लेकिन अगर आप इस तरह सोचते हो कि यार मैं इस बिज़नेस में ना अब अपनी कैपिटल से ही हमेशा के लिए पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, अब मैं इस बिज़नेस में अपना पैसा नहीं रखना चाहता, और आप परमानेंटली ही कुछ कैपिटल में से विड्रॉ करके हमेशा के लिए घर ले गए, तो दैट इज़ विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो एक बड़ी चीज़ है परमानेंट नेचर की। तो आपको इन दोनों शब्दों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जब इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो वो सिर्फ ड्राइंग्स पर ही चार्ज की जाती हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। विड्रॉल ऑफ कैपिटल पर तो इनफैक्ट अगर हम अकाउंटिंग आगे की बात करें तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इफेक्ट तो इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पड़ता है। लेकिन ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हम ड्राइंग पर ही चार्ज करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। तो अब अगर आप थर्ड पॉइंट देखो तो फर्म पार्टनर को जब लोन देती है तो फिर बदले में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेती है, तो वो फर्म के लिए एक तरह से फिर से एक इनकम की नेचर का बन गया। लेकिन फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्म पार्टनर को लोन लेती है। अब पार्टनर से जब वो लोन लेती है तो फिर बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस के नेचर का हो गया। तो यहाँ पर भी आपको मैं बोलूँगा कि ये ध्यान रखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ शब्द पर मत जाना, आप ये देखना पूरा पढ़कर समझकर कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिल रहा है, यानी कि पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू नेचर का है, या इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना पड़ रहा है, यानी कि एक्सपेंस के नेचर का है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद कभी कभी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, यानी कि बहुत सी चीज़ों को लेकर हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखते, या कई बार पार्टनरशिप डीड में किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे में हमारा जो कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
उसके कुछ प्रोविजंस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे पार्टनर को, निल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना लेंगे पार्टनर से, निल। पार्टनर को अगर कोई सैलरी या कमीशन देना है तो हम कितना देंगे, निल। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमें पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देना है उसके लोन पर तो कितना देंगे, 6% पर एनम। और अगर हमें पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है तो कितना लोगे, निल। तो ये हमें 6 बातें पता होनी चाहिए, तब अप्लाई करती हैं अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका नेचर समझना वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अकाउंटिंग की गलती ना हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, लेट से कि आप 1 लाख रुपए लेकर ऑफिस से निकलते हो। अब जब आप 1 लाख रुपए लेकर ऑफिस से निकलते हो तो उसके बाद आपको रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं, इनको मैंने नाम दे दिया खर्चा या राक्षस। अब ये गुंडे जो होते हैं आपसे कुछ पैसे छीन लेंगे। तो लेट से इन्होंने आपसे 40,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लिए, तो इन गुंडों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि फर्म के एंगल से अगर आप समझो, फर्म के पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस फर्म के हो जाते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उसके बाद जो फर्म के पास बचता है, यानी कि ये 30,000 रुपीज जो बच जाता है, इसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में ही बांटा जाता है। लेकिन कैसे बांटा जाता है, अब उसी नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, उसी नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, उसी नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को कमीशन दे देते हैं, और उसी नेट प्रॉफिट में से हम कभी कभी कुछ पैसे रिजर्व में भी डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में ही बांट रहे होते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब पार्टनर्स के बीच में बंटवारा हो रहा है तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बाहर वालों को एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका नेचर क्यों फर्क समझना जरूरी है। जब कोई चीज एक्सपेंस के नेचर की होती है, यानी कि जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर की होती है, यानी हमारे लिए खर्चा होती है, तब आपको उसको पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जब हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं तो देखो उसका लॉजिक है, पार्टनर्स के बीच में अगर हमें कभी भी बंटवारा करना है पैसों का तो वो तभी हो सकता है जब पैसे होंगे। तो अब मान लो हमारे पास पैसे ही ना हो, हमारे पास नेट प्रॉफिट ही ना हो, या हमारे पास नेट लॉस हो या प्रॉफिट कम हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे नेट प्रॉफिट कम है और हम पार्टनर को ज्यादा पैसे दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट भी आता है, टॉपिक भी आता है कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो उसमें भी अगर आपको याद हो, हम कभी भी पार्टनर्स को पूरे पैसे नहीं दे पाते, क्योंकि लॉजिक यही है, पार्टनर्स को हमेशा नेट प्रॉफिट जितना होगा फर्म का उतने ही पैसे मिल पाएंगे, उससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन का नेचर इसीलिए अलग होता है, ये हमको समझना है। अब चार्ज जो है वो एक एक्सपेंस के नेचर का होता है, एप्रोप्रिएशन एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, चार्ज को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। हमें इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। हमारे कोर्स में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं वो मेनली 3 होते हैं। जैसे आपने कोई रेंट पे कर दिया या तो पार्टनर को, है ना, या आपने मैनेजर को कोई कमीशन पे कर दिया, या आप पार्टनर के लोन पर उसको इंटरेस्ट पे करते हो। तो जनरली ये 3 चीजों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, वो सब चीजें एप्रोप्रिएशन कंसिडर की जाती है। तो ये बात बड़ी जरूरी है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये हमसे 1 नंबर में पूछ सकता है, बुक में भी आपको देखोगे तो दे रखा होता है। पहला तो ये कि क्या कोई माइनर यानी 18 साल से कम की आयु का व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। तो सेक्शन 30 कहता है कि यस, बन सकता है, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करें तो बन सकता है, और फर्म के बेनिफिट के लिए वो उसको एडमिट किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी चीज, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, तो आंसर है नो, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। करने के कुछ फायदे होते हैं, ना करने में कुछ नुकसान होते हैं। तीसरा, कभी कभी
फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो आपको पता है, शायद जानकर हैरानी होगी, जनरली आमतौर पर पार्टनर की डेथ होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि ऐसा जनरली माना जाता है कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो फिर फर्म को बंद कर देते हैं। तो लेकिन ये भी एक नॉर्मल पॉइंट है। अब यहां से हम अंदर घुसते हैं अकाउंटिंग के अंदर, यानी किस तरह से आप अलग अलग चीज़ों की अकाउंटिंग करोगे, वो हम डिटेल में यहाँ पर आपके साथ रिवाइज करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट ही करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें एक फर्म पार्टनर से लोन लेती है, जैसा आप देख रहे हो ब्लू कलर में। मान लेते हैं फर्म ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो पार्टनर को फिर बदले में इंटरेस्ट देती है 10% पर एनम। तो हमें ये सीखना है कि इस चीज़ की रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग फर्म कैसे करेगी। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। पहले लोन लेने की एंट्री सोचते हैं। लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, सबसे पहले फर्म ये एंट्री कर देगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। तो फर्म ने क्या करा, एक पार्टनर से लोन लिया, तो फर्म क्या एंट्री कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, टू लोन अकाउंट, लायबिलिटी हो गई। अब इस लोन पर फर्म को इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट कितना देना है वो यहां पर हमने देखो निकाल भी रखा है। 1 जुलाई को लोन लिया तो आपको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल के एंड में, जो है 9 महीने का। 9 महीने का मतलब है आपका इंटरेस्ट आएगा 7500। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में डेट्स दे रखी होंगी तो डेट्स को जरूर अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कई बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं, डेट्स ध्यान से नहीं देखते। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब फर्म को 7500 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी लॉजिकली। सबसे पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक एक्सपेंस हो गया और हमारी लोन वाली लायबिलिटी अब 7500 रुपए से और बढ़ गई, तो इसीलिए एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसको अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाती है इसकी, एक बार नीचे दिखाने के लिए, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट को पहले डेबिट करते हैं, वो एक्सपेंस है, और फिर वो P&L अकाउंट में डेबिट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम वहीं डेबिट करते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन कहता है मुझे लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो लोन अकाउंट कैसे बनाना है आप देख सकते हो, वेरी इजी है। सबसे पहले जब आपने लोन लिया 1 जुलाई तो आप लिख लोगे बाय बैंक 1 लाख, और फिर ईयर के एंड पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो आप लिख लोगे बाय इंटरेस्ट 7500। तो साल के एंड में आपकी लायबिलिटी का बैलेंस बच गया 1,07,500। तो लोन अकाउंट इज वेरी सिंपल, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। तो बस, तो ये हमारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। तो ये हो गई इसकी अकाउंटिंग। अब दूसरी देखो अकाउंटिंग देखते हैं। इस बार हो सकता है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। अब जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो बदले में उससे इंटरेस्ट लेगी। अब इस बार जब इंटरेस्ट लेती है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक प्रकार से इनकम है। तो मान लेते हैं फर्म ने 1 लाख रुपए का लोन दिया और बदले में 12% पर एनम का इंटरेस्ट लेना है। तो इसकी अकाउंटिंग फर्म कैसे करेगी? तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हम बात करें लोन देने की, तो लोन देने की एंट्री हो गई लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि फर्म ने लोन दिया तो फर्म के लिए एक एसेट क्रिएट हो गया लोन डेबिट, और टू बैंक अकाउंट फर्म के पैसे कम हो गए। तो सिंपल एंट्री लोन देने की। अब हमें इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंट्री है, पार्टनर से लेना है। तो जब भी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है तो हम उस पार्टनर को डेबिट कर देते हैं। तो देखो हमें पार्टनर से 12% का इंटरेस्ट लेना था 10 महीने का, जो आया 10,000 रुपए। तो अब हमें अगर पार्टनर से लेना है कभी भी, तो हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए एंट्री बन रही है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो हम अपनी इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसीलिए एंट्री बन गई टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये हमारी अकाउंटिंग होती है इंटरेस्ट लेने की। अब ये इनकम क्योंकि इनकम है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर चली जाएगी। तो अगर अकाउंटिंग कंप्लीट करनी हो तो इसकी एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी कि P&L अकाउंट में इस इंटरेस्ट को हम अपने इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे।
ठीक है। तो अब देखो यहां तक अच्छे से माइंड में फिट कर लो। दो तरह के इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं, एक एक्सपेंस भी होता है और एक इनकम भी होता है। एक्सपेंस वाली पूरी अकाउंटिंग अच्छे से कर लेना स्क्रीनशॉट ले लेकर, और इनकम वाली पूरी अकाउंटिंग अच्छे से कर लेना स्क्रीनशॉट ले लेकर। यहां तक समझ आ रहा है? जल्दी से वीडियो लाइक कर देना, फिर आगे की अकाउंटिंग सिखाता हूं आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग होती है वो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे इग्नोर करते हैं। अब ये होता है रेंट को लेकर। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अजीब सा पॉइंट लगेगा कि कभी कभी हम पार्टनर को रेंट पे करते हैं, और वो रेंट पार्टनर को पे करते हैं, पर हम उसको पता है क्या कंसिडर करते हैं कि ये भी हमारे लिए एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि इसको भी हम अपना एक एक्सपेंस मानते हैं। जैसे कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, आप अपना कोई और एक्सपेंस करते हो, तो बिल्कुल उसी तरह हम पार्टनर को रेंट देते हैं, ये माना जाता है। तो अब इसकी भी अकाउंटिंग क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें कि एक पार्टनर है, हमने उससे प्रॉपर्टी ली रेंट पर, 15,000 रुपये महीने के रेंट पर ली। अब 31 जनवरी तक का तो रेंट हमने उसको पे कर दिया, लेकिन मान लेते हैं 2 महीने का रेंट हमने अभी उसको पे नहीं करा। तो 10 महीने का पे कर दिया, 2 महीने का पे नहीं करा। तो ऑब्वियसली जो 10 महीने का पे कर दिया तो हम कहेंगे कि ठीक है अभी पे हो गया, लेकिन 2 महीने का अभी भी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो देखो हम बचपन में भी ये एंट्री करते थे। पहले रेंट की एंट्री क्या? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो पूरे साल का एक्सपेंस हो गया 1,80,000 रुपए, 12 महीने का रेंट। अब टू कैश अकाउंट, हमने पे कितना करा? सिर्फ 10 महीने का, तो वो होगा 1,50,000। और 2 महीने का जो पे नहीं करा उसको बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेबल, वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो टेक्निकली आप ये एक जर्नल एंट्री याद रख सकते हो। तो आपका रेंट जो पे करते हो पार्टनर को वो एक एक्सपेंस ही होता है। तो सिंपल एक्सपेंस वाली एंट्री करनी है। और क्योंकि मैं एक्सपेंस बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली इसको हम कहां डेबिट कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो हमारी अगली एंट्री बन जाती है लॉजिकली पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो हम अपना पूरा का पूरा रेंट पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो ये हमारे एक तरह से एक्सपेंस की तरह नजर आ जाता है। तो बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, पर कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अब 3 चीजें ही मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती है। इनको याद रखना, एग्जाम में अगर आए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रूप में, तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें तो यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इन्हें पीएनएल में डेबिट करते हैं। क्या क्या? मैनेजर को कमीशन अगर दिया तो, ये आप 11th में भी करते थे। पार्टनर को अगर रेंट दिया तो, जो अभी अभी देखा, और अगर पार्टनर के लोन पर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना, तो इन 3 चीजों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में ये जो 3 कलर में आपको 3 नीले कलर में चीजें नजर आ रही हैं, याद रखना है ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बाकी तो जो इनकम होगी वो इनकम होगी, वो तो नॉर्मल है। अब जो भी नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस बचता है पीएनएल अकाउंट में, वो आपको पता होना चाहिए। उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैरी करके ले आते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो लेन देन हो रही है उसके लिए हम बनाते हैं। अब देखो हम पार्टनर को क्या क्या देते हैं। सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, डेबिट कर दिया। फिर हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, डेबिट कर दी। फिर हम पार्टनर को कमीशन देते हैं, डेबिट कर दिया। और कभी कभी हम पार्टनर के नाम का ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में निकाल लेते हैं, तो इसको रिजर्व बोल दिया। अच्छा, पार्टनर से लेना क्या है? सिर्फ एक चीज जो आप क्रेडिट साइड में देखते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हमें पार्टनर से लेना है। तो ये काम खत्म हो जाता है। अब बैलेंस किधर बच रहा है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब मजेदार बात ये होती है, एक छोटा सा माइंड मैप दिखाऊं अगर आपको, कि कई बार हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम्स दे देता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है इस माइंड मैप में कि जो भी फर्म है उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 3 चीजें ही हमारी चार्ज होती हैं। क्या क्या है 3 चीजें चार्ज? मैनेजर कमीशन, रेंट टू द पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, एक इनकम भी हो सकती है जो आप ऊपर देख रहे हो पर्पल कलर में, अगर हमने इंटरेस्ट लिया पार्टनर से। तो इसको सॉल्व करके जितना आंसर आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट में आप नीले झोपड़ी में 80,000 देख रहे हो वो नेट प्रॉफिट है। अब उस नेट प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स के बीच में बंटवारा होगा। अब या तो हम पार्टनर को आईओसी देंगे, या पार्टनर को हम सैलरी देंगे, या पार्टनर को हम कमीशन देंगे, या कुछ पैसा रिजर्व में डाल देंगे। बाकी पार्टनर से अगर कुछ लेना होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेंगे। कुल मिलाकर ये सब चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। और जो फाइनली प्रॉफिट बचता है आपका, उसको बोला जाता है, उधर येलो कलर में लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है।
तो इस तरह से आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है। अब आते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, यह भी अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखो होता क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ये रैंडम फिगर्स दे देता है कि ये इतना है, ये इतना है, ये है, वो है। अब वो कहता है कि रिजर्व में कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। बड़ा ही ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की चालाकियां छुपी हुई हैं इसमें। कभी कभी वो कह देगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो आप सीधा नेट प्रॉफिट का 10% निकाल के रिजर्व में लिख लोगे। कभी कभी वो कह देगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तब आपको क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट अभी बच रहा है, यानी कि अगर आप फटाफट से एक मैथमेटिक्स करो तो 90,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से माइनस कर दो 24,000, तो कितना बच गया फिलहाल प्रॉफिट, 66,000। तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें अब 66,000 का 10% रिजर्व में डालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन और चालू होता है, कभी कभी वो कह देता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और उस समय हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो डायरेक्ट ट्रिक तो है सिंपल, ये वाला मत देखना। डायरेक्ट ट्रिक होती है कि आप डिविजिबल प्रॉफिट जो दे रखा है उसको सीधा 10 यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रिजर्व का आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पर मैंने एक लेंथी प्रोसेस से सिखाया, वो इग्नोर करते हैं, हम सीधा शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो कैसे निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट था 66,000, सीधा इनटू करना है रेट 10% यानी 10 अपॉन 100 प्लस रेट यानी कि 110, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिजर्व का 6,000। तो देखो ट्रिक याद रखनी है। तो जब क्वेश्चन बोलता है कि आपको रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने हैं 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो ध्यान से इंग्लिश पढ़ लेना कि नेट डिविजिबल बोल रहा है कि खाली डिविजिबल बोल रहा है। खाली डिविजिबल बोले तो 66,000 इंटू 10/100, लेकिन अगर नेट डिविजिबल बोले तो 66,000 इंटू 10 अपॉन 110। ठीक है, तो ये ट्रिक नोट कर लेना, एग्जाम में काम आएगी। तो ये हो गया रिजर्व में ट्रांसफर करने का खेल। इसी तरह क्वेश्चन के अंदर एक और ट्रिक पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आपको बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, इन शब्दों के साथ परेशान करता है। तो देखो इन शब्दों का मतलब क्या है। बिफोर चार्जिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि कुछ भी चीज पे करने से पहले। बिफोर मतलब पहले, चार्जिंग मतलब पे करना, तो बिफोर चार्जिंग मतलब पे करने से पहले, और आफ्टर चार्जिंग मतलब पे करने के बाद। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होता है भाई, हमें तो ऑब्वियसली चाहिए कि भाई जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम कुछ चीजें पे कर देंगे, उसके बाद अगर कमीशन देना है पार्टनर को तो कमीशन दे देंगे। लेकिन वो कमीशन निकलवाने के टाइम पर आपको लैंग्वेज के हेरफेर में फंसाएगा। जैसे कभी वो कह देगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देना और फिर 10% निकाल लेना। कभी वो कह देगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो प्रॉफिट में से सैलरी पे कर देना फिर इंटरेस्ट निकाल देना। कभी वो कह देगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो दोनों चीजें पे कर देना फिर इंटरेस्ट निकाल देना। कभी वो कह देगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे कर देना, सैलरी मत पे करना, फिर 10% निकाल देना। तो इस तरह से वो आपको बेवकूफ बना सकता है। अच्छा, फिर उसको बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या, वो बोलेगा कमीशन निकालना है और 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट या सैलरी एंड कमीशन भी बोल देगा। तो अब कमीशन तो हम निकाल रहे हैं और वो कमीशन को ही बोल रहे हैं कि पे भी कर दो, तो हम फंस जाते हैं। तो ये तो लेंथी प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली आपको तो शॉर्टकट पता ही है। उस केस में हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हम सीधा कमीशन निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू जो भी प्रॉफिट है उस हिसाब से निकाल लिए। कभी वो बोल देता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे। कभी वो बोल देगा 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर से वही चालाकी कर रहा है, तो फिर हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके इनटू डिविजिबल प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो मतलब आप थोड़ा सा शब्दों की चालाकी क्वेश्चन की समझना कि वो क्या कह रहा है। तो ये हो गए अलग अलग छोटे छोटे केसेस जिसमें वो हमसे कमीशन निकलवा सकता है पार्टनर का। तो बस आफ्टर चार्जिंग कभी भी बोले पार्टनर कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट याद रखना।
अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको जरूर मार्क कर लेना, किसी भी बड़े क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ये बहुत ही चालाकी से देते हैं सीबीएसई वाले इसको, आपको क्वेश्चन में उलझा देंगे, आप क्वेश्चन में ही उलझे रहोगे, लेकिन एक चीज मिस आउट कर दोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है कि हमारे पास जितना पैसा है हम उससे ज्यादा पार्टनर को नहीं दे सकते। सिंपल, ये लॉजिक याद रखना है। अब कभी कभी क्या होता है, हम पार्टनर को आईओसी दे रहे हैं, हम पार्टनर को सैलरीज दे रहे हैं, हम पार्टनर से आईओडी ले रहे हैं, है ना, नेट प्रॉफिट भी है। तो देखो कितना एक मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बना हुआ है। अब होगा क्या कि आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, है ना, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे, और होगा ये कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह ये सब पार्टनर्स को दोगे तो देने वाली चीजें होंगी ज्यादा और प्रॉफिट होंगे कम। तो हमें सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है कि अगर हमारे एप्रोप्रिएशन से ज्यादा है, अब हमें एक्स को देने थे देखो 21,000, वाई को देने थे 9,000, जेड को देने थे 6,000, लेकिन हमारे पास पैसे कितने, सिर्फ 18,000, 18,000। तो हम इस 18,000 को एप्रोप्रिएशन के ही रेशियो में डिवाइड कर देंगे ताकि तीनों पार्टनर्स को कितना कितना रुपया मिलेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस 18,000 को 21:9:6 में डिवाइड करके ये पता लगा लेंगे कि एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आई होप आप समझ जाओगे। अकाउंटिंग करना तो बड़ा आसान है ना, आंसर निकालना तो बड़ा इजी है, लेकिन इसको अप्लाई करना है, बस ये बात याद रखना। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपके पास जितने पैसे होंगे आप उससे ज्यादा पार्टनर को कभी भी दे नहीं सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर एक और एग्जांपल देखो, इसमें भी इस तरह से होगा कि पार्टनर्स हैं, कैपिटल है, उनको सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, लेकिन लिखा है हमको नेट लॉस हो गया। अब कोई बात नहीं, नेट लॉस है तो नेट लॉस है 2 लाख का मैं लिखूंगा, लेकिन हमें पार्टनर से देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल भी रहा है, उसको क्रेडिट में लिख दूंगा। तो 2 लाख का नेट लॉस था, लेकिन 3 लाख रुपए मिल भी गए पार्टनर से, तो मेरे पास अभी मेरे को याद रखना है कि 1 लाख रुपए है। तो अब अगर मैं पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करूंगा तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ही कर सकता हूं। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट लॉजिक याद रखना है, हमारे पास जितने पैसे बचे हैं हम पार्टनर को उतने ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। तो हम 1 लाख रुपए एक्स और वाई के रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे, तो एक्स को भी मिल जाएगा 50 और वाई को भी मिल जाएगा 50। ठीक है, तो ये है अपने छोटे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ले चलता हूं एक अगले कॉन्सेप्ट पर जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखो 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम का मतलब ये है कि पार्टनर अपनी जो मेन कैपिटल है उसको फिक्स रखना चाहते हैं। अब उनकी कैपिटल जो भी इन्वेस्टेड थी वो चेंज नहीं होगी। हाँ, चेंज कब हो सकती है, या तो वो और एडिशनल कैपिटल लाए या उसी कैपिटल में से परमानेंटली कुछ विड्रॉ करके लेगा, बस तभी चेंज होगी, नहीं तो वो कैपिटल फिक्स रहेगी। अब जो भी पार्टनर से बाकी लेन देन करने हैं, उसको इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, प्रॉफिट देना है, उससे आईओडी लेना है, वो सब चीजें हम करंट अकाउंट में उसके साथ डील करते हैं। तो ये होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जिसमें हमको 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम होता है उसमें एक ही अकाउंट में हम उसकी कैपिटल भी, इंटरेस्ट जितनी भी लेन देन करनी है वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल अकाउंट अगर देखोगे कि कैसे बनता है तो वेरी इजी, आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड पर और एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड पर, बाकी विड्रॉ अगर कर लिया तो डेबिट साइड पर और क्लोजिंग कैपिटल जो बचेगी डेबिट साइड पर, बस ये तो होता है फिक्स्ड। लेकिन करंट अकाउंट में लॉजिकली अगर हम देखें, जो भी चीजें पार्टनर के प्रति हमारा मतलब लायबिलिटी बढ़ा रही हैं, हमें पार्टनर को अगर कुछ भी देना है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते रहते हैं। जैसे हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो ये सब चीजें हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ा रही हैं, क्रेडिट कर देंगे। और अगर पार्टनर से कुछ लेना है या कोई भी चीज पार्टनर की लायबिलिटी को कम कर रही है तो डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने ड्राइंग कर ली, या फॉर एग्जाम्पल हमें उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, या फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस का शेयर हो गया, इस तरह से कुछ चीजें हम उससे लेने वाली जो हमें उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, इनकम है हमारी वो, तो कुछ भी चीजें हम जो उससे लेना चाहते हैं वो डेबिट कर देंगे, तो उसका बैलेंस बच जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। बाकी पार्टनर को अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो ध्यान रखना
वो हम पार्टनर के अकाउंट में नहीं डालते, क्योंकि उसको हम एक एक्सपेंस समझते हैं। तो इसीलिए वो ब्लॉक बनाकर वहाँ पर काट रखा है, वो तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम एक ही अकाउंट में कैपिटल भी, विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी, एडिशनल कैपिटल भी, ड्राइंग भी, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ सारी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड अगेन इसका बैलेंस भी डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे कैलकुलेशन पोर्शन ऑफ द चैप्टर्स को, यानी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सिस्टम क्या है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना होता है। अब देखो, कैलकुलेशन में सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कैलकुलेशन जो हमें आनी ही आनी चाहिए वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने की। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो सिर्फ कैपिटल से रिलेट करता है। अब कैपिटल जो है वो दो चीज़ों से ही अफेक्ट होती है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लेकर आए या आपने उस कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC हम टाइम के हिसाब से निकालते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान है। टाइम के हिसाब से निकालने का मतलब है कि आपने अगर 2 महीने 2 लाख रुपए यूज करे तो 2 महीने का इंटरेस्ट, फिर वो कैपिटल अगर चेंज हो गई, मान लो वो बढ़ गई या घट गई, और अगले 6 महीने आपने इस्तेमाल करे 1,80,000, तो इंटरेस्ट 1,80,000 पर 6 महीने का निकाल देंगे। अब 6 महीने बाद फिर से कैपिटल या तो बढ़ गई या कम हो गई, मान लो वो हो गई 250, तो फिर हम 250 पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारे कैपिटल पर ही लगता है, लेकिन टाइम के हिसाब से। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट इसमें ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का एक सबसे सटीक तरीका है, वैसे तो फॉर्मूला भी है लेकिन बेस्ट तरीका है जिससे गलती ना हो, वो है आप कैपिटल अकाउंट बना लो। अब देखो, ये ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाओगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं, तो आप ये वाला कैपिटल अकाउंट बनाना, जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो लिख लेना, ओपनिंग कैपिटल एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप ये ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट बनाना, सारी चीज़ें लिख लेना और ओपनिंग कैपिटल एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन के पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी, तो उस केस में हम ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ एक छोटे से एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी कैपिटल थी, उसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल आई 15,000, कुछ हमने विड्रॉ कर ली, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसे आप नीचे एक एनालिसिस देखोगे टाइम स्केल डायग्राम पर, तो हमारी 60,000 कैपिटल 3 महीने तक चली, फिर वो चेंज हो गई, फिर 75,000 5 महीने तक चली, फिर वो चेंज हो गई, फिर 35,000 4 महीने तक चली। तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 60,000 पर 12% 3 महीने का, 75,000 पर 12% 5 महीने का और 35,000 पर 12% 4 महीने का जोड़ लेंगे, तो इंटरेस्ट आ गया 6950। तो समय के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल, इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बीच में ड्राइंग्स दे दी कि उसने ड्राइंग भी करी है, तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा इंटरेस्ट जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, फिर उसने विड्रॉ कर ली कैपिटल तो कम हो गई, फिर उसने एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दी तो बढ़ गई। अब ड्राइंग से कैपिटल नहीं इफेक्ट होगी, ड्राइंग्स होने दो, उस पर तो अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। तो ये बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल पर निकलता है, और कैपिटल इफेक्ट कब होती है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लाते हो या कैपिटल को विड्रॉ करते हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह जैसे यहां पर देखो, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ओपनिंग कैपिटल मिसिंग दे रखी है, तो अब कैसे करेंगे हम। तो यहाँ हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना। अब मैंने ओपनिंग कैपिटल देखो कैसे फाइंड करी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया फ्लक्चुएटिंग वाला। अब यहाँ हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो लिख ली, ड्राइंग्स गिवन है वो लिख लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो लिख लिया, एडिशनल कैपिटल है वो लिख लिया। तो ऑटोमेटिकली वो हाथ का निशान जहां आप देख रहे हो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल पता चल गई 220। अब एक बार वो पता चल गई 220, तो उसके बाद मैंने अपने टाइम स्केल डायग्राम पर ओपनिंग कैपिटल लिखी 220। 3 महीने बाद वो एडिशनल लाया तो कैपिटल बढ़ गई, फिर 5 महीने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया तो कम हो गई,
और फिर टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कि ओपनिंग कैपिटल वो कभी कभी मिसिंग कर सकते हैं। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी देखो ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है और बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हम क्या करें, तो अगेन हमको क्या करना है, हमको कैपिटल अकाउंट बनाकर पहले ओपनिंग कैपिटल का पता लगाना है। ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, फिर उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट निकालते समय बस यही ध्यान रखो, कैपिटल एडिशनल आएगी या विड्रॉ होगी तो उससे अफेक्ट हो जाएगी, और टाइम के हिसाब से हम अपने इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। तो ये होती है कैलकुलेशन। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग क्या करनी है, इसको डील कैसे करते हैं। तो पहला केस तो बहुत सिंपल है जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें कुछ नहीं करना, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया कि ट्रीटमेंट क्या करें, हम उसको चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। लेकिन थर्ड केस, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो उस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, फिर हम उसको भी अपना वही एक्सपेंस, वो राक्षस समझ लेंगे, उसको भी अपना एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। तो फिर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दोगे, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए, है ना। बाकी बात करें जर्नल एंट्री की, तो दो एंट्रीज होती हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की, वो होती है इंटरेस्ट को डेबिट कर दो टू पार्टनर कैपिटल या करंट, और फिर दूसरी होती है ट्रांसफर करने की पीएनएल अप्रो में। तो एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये दो एंट्रीज हमारी अकाउंटिंग की हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर हम बात करें तो फर्म के लिए क्या बताया था, ये इनकम होती है, फर्म को लेना होता है पार्टनर से। तो पार्टनर से लेने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल या करंट को अकाउंट को डेबिट करते हैं, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि इनकम हो गई, और फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो कैलकुलेशन होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होती है, तो वो केसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, दो तरह के केसेस होते हैं। या तो वो रेगुलरली ड्रॉइंग्स करते हैं, रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो उधर आप बादल में देख रहे हो कि हर महीने या हर क्वार्टर या हर फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे। या वो इरेगुलर ड्रॉइंग करते हैं, पहला वाला, जिसमें किसी भी डेट पर कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। अब इरेगुलर अगर ड्रॉइंग है तो आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड किसी से भी अपना आंसर निकाल सकते हो, दोनों से सेम आता है। अब इरेगुलर ड्रॉइंग के बाद अगर रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहां पर एवरेज पीरियड किसे बोलते हैं, एवरेज पीरियड का मतलब होता है आपने जब पहली बार ड्राइंग करी तो उसके बाद ईयर के एंड तक कितने महीने रह गए, है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और फिर जब आपने आखिरी बार ड्राइंग करी लास्ट, उसके बाद ईयर एंड तक कितने महीने बच गए, मान लो 1 महीना 2 महीना जो भी व्हाटएवर। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड, है ना। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी याद रखने के लिए हम कई बच्चे स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखते हैं कि अगर पूरे साल ड्राइंग हुई है और महीने 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 वो ड्राइंग कर रहा है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है तो 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है तो 6, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है तो 5.5। इसी तरह अगर वो हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करता है तो 7.5, मिडिल ऑफ द क्वार्टर करता है तो 6, एंड ऑफ द क्वार्टर करता है तो 4.5। लेकिन कभी कभी वो ड्राइंग सिर्फ करता ही 6 महीने के लिए है, यानी कि क्वेश्चन 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। ध्यान रखना 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि ईयर ही 6 महीने का है, तब हमारे एवरेज पीरियड थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। अगर वो हर महीने 6 महीने विड्रॉ कर रहा है तो बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5। और अगर उसने क्वार्टर क्वार्टर में विड्रॉ करा तो बिगिनिंग में 4.5, मिडिल ऑफ क्वार्टर 3 और एंड ऑफ क्वार्टर 1.5। तो ये एवरेज पीरियड्स आप निकाल भी सकते हो, नहीं तो लर्न भी कर सकते हो। अब जैसे इरेगुलर ड्राइंग का एक एग्जांपल लिया कि वो रैंडम डेट्स पर रैंडम ड्राइंग कर रहा है, तो जैसे आप देखो 1 मई को 10,000 निकाला, फिर 31 जुलाई को 15,000 निकाला, 31 दिसंबर को 25,000 निकाला, अलग अलग डेट पर अलग अलग ड्राइंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई हर ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है। 1 मई के बाद 11 महीने बचे, 31 जुलाई के बाद 8 महीने बचे, 31 दिसंबर के बाद 3 महीने बचे। तो हम अगर सिंपल मेथड फॉलो करें तो हम 10,000 पर 11 महीने का
15,000 पर 8 महीने का और 25,000 पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालकर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यह है सिंपल मेथड। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट निकालने का एक कॉलम अलग से बनाते हैं। तो हम अपने अमाउंट्स को टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और एक प्रोडक्ट का कॉलम बन जाता है। फिर उस प्रोडक्ट के कॉलम का टोटल करते हैं तो आता है टोटल प्रोडक्ट, और फिर अपने प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब देखना मजेदार बात, अगर मैं ऐसे भी कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा 3050 जो अपना सिंपल मेथड से भी आ रहा था। तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स में आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, सिंपल वाला भी या प्रोडक्ट वाला भी, आंसर दोनों से सेम आता है। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग्स के कुछ केसेस हैं, उनको आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपसे ड्राइंग देगा और इंटरेस्ट निकलवाएगा, या कभी कभी इंटरेस्ट देगा तो ड्राइंग्स निकलवाएगा। तो 2 वे क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड इसमें हो जाता है 6.5 और फिर फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पैसे वो विड्रॉ करता है तो देखो एवरेज पीरियड आ जाएगा इसमें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 महीना डिवाइडेड बाय 2 4.5, फिर फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है। तो इसमें ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगर वो साल के 6 महीने में ही ड्राइंग करता है, जैसे इस एग्जाम्पल में उसने 1 अक्टूबर से ही ड्राइंग शुरू करी, तो फिर यहां पर एवरेज पीरियड आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा 4.5। अच्छा, अब इसमें हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले कि वो हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो वो भी एक क्वेश्चन की चालाकी हो सकती है। तो इसमें आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 9 महीना। अच्छा, अब देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि आप हर सेकेंड महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो इसमें हर 2-2 महीने छोड़ के वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे एवरेज पीरियड तो यहां पर आ जाएगा 7 मंथ्स, क्योंकि वो हर 2-2 महीने छोड़ के पैसे निकाल रहा है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट केस होता है, जैसे कभी कभी पूरे साल की ड्राइंग्स दे देगा क्वेश्चन और आपको ये नहीं बताएगा कि उसने हर महीने निकाले पैसे, हर क्वार्टर में निकाले, मिडिल में निकाले, एंड में निकाले, कब निकाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई की एजम्पशन ये बोलती है कि हम ये अपने आप एज्यूम करेंगे कि वो हर महीने के मिडिल में पैसे निकालता है, तो ऑटोमेटिकली मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो मिडिल ऑफ द मंथ पैसे निकाल रहा है। तो टेक्निकली एवरेज पीरियड हम 6 ले लेते हैं, मतलब 6/12 या हाफ कर दो, कुछ भी कर दो। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया कि उसने 1 लाख रुपए ड्राइंग करी और इंटरेस्ट है 12% पर एनम, तो हम इसमें एवरेज पीरियड अपने आप 6 मंथ्स का लेकर ही चलेंगे, क्योंकि माना जाएगा कि उसने हर महीने के मिडिल में पैसे धीरे धीरे करके निकाले होंगे। तो इसीलिए गलत आंसर जो है वो तो है 12,000, लेकिन सही आंसर है 6,000। ये ट्रिकी पॉइंट याद रखना है। अच्छा, लेकिन ये तभी होगा जब रेट के आगे पर एनम लगा हो। कभी कभी रेट के आगे पर एनम ही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% बस, तो इसका मतलब होता है आपको एवरेज पीरियड लेना ही नहीं है। तो अगर पर एनम नहीं होगा तो एवरेज पीरियड आपको लगाना ही नहीं है, फिर तो सीधा फ्लैट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये होता है हमारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप यहां तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई भी चीज मिस मत करना। मैं जो भी बातें आपको समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। 2 कॉन्सेप्ट और हैं बस, फिर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कौन से करने। ये कॉन्सेप्ट का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों को। सबसे पहले देखो, अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी है तो मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट में आप 3 तरह की कैटेगरी समझो गलतियों की हो सकती है। पहली गलती क्या होती है, पहले तो बता दे रहा हूं होता क्या है कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें हम कुछ गलती करते हैं या कुछ ओमिशन करते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। अब हमें उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ता है। अब रेक्टिफाई करने के लिए या तो हम सिंगल एंट्री पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करके भी अलग अलग एंट्रियां पास कर सकते हैं। हालांकि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करके करने की एंट्रियों का क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है, नहीं आता, लेकिन फिर भी सेफ्टी मार्जिन के लिए आप देख लेना। अब होता क्या है, हम 3 तरह से गलतियों को क्लासिफाई करते हैं।
पहली टाइप की गलतियां होती हैं जिसमें हम कोई एप्रोप्रिएशन देना या लेना भूल जाते हैं, है ना। जैसे यहां पर हमने लिखा कि इन्होंने प्रॉफिट्स को बांट दिया लेकिन पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया। तो हमें इस केस में देखो क्या करना है, बहुत इजी स्टेप होते हैं। हम पार्टनर्स को आईओसी क्रेडिट कर देंगे, है ना, और जो भी अमाउंट है उसको फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा आंसर या एंट्री बन जाएगी। तो हमें एक्स से 1000 रुपए लेने हैं तो डेबिट कर देंगे और वाई को 1000 रुपए देने हैं तो क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल का मूल क्रक्स था। अच्छा, इसी तरह इसको अगर हम दूसरी अप्रोच से करें, अगर क्वेश्चन कहेगा तभी हमें पीएनएल एडजस्टमेंट को यूज करना है, नहीं तो नहीं करना, आप इसको इग्नोर मार देना। अब जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमने एक एंट्री बना दी देने की, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2x 2y, यानी कि हम उन्हें इंटरेस्ट के पैसे दे रहे हैं। और फिर जब उसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस ले रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 6000 रुपए को, तो एंट्री बना दी लेने की, x डेबिट y डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट की उन दो एंट्रियों को अगर आप नेट करोगे और उसका सेम इफेक्ट जो निकालोगे, तो आपकी यही एंट्री बनेगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y। तो अल्टीमेटली एग्जाम में हमें वैसे तो यही करनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले पीएनएल एडजस्टमेंट करना है तो यूज करो, अन्यथा नहीं करो। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, अब इस बार हम पार्टनर्स को सैलरी देना भी भूल गए, हम पार्टनर को कमीशन देना भी भूल गए, तो क्या होगा। तो अगेन सेम स्टेप, हम पार्टनर को सैलरी भी क्रेडिट कर देंगे, कमीशन भी क्रेडिट कर देंगे और फिर दोनों अमाउंट्स को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल, इस बार हम आईओडी लेना भूल गए। तो आईओडी अगर आप लेना भूल गए तो हमारे स्टेप क्या हैं, सबसे पहले हम पार्टनर से आईओडी ले लेंगे, डेबिट कर देंगे और फिर उसको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। आप हर एग्जांपल वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके खुद भी ट्राई करके देखना, ताकि आपको लग जाए कि हाँ सर जो स्टेप बता रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है और आंसर निकल रहा है। या सेम गलती बुक के क्वेश्चन में करके देखना जो दे रखी हो और ये स्टेप लगा कर देखना। बस आपको याद करना है कि किस गलती में क्या स्टेप फॉलो करना है। अब ये एग्जाम्पल देखो जरूर देखना, मस्ट लिखा है इसमें, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम पार्टनर्स को देना भी भूल जाते हैं, देखो आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए और उससे आईओडी लेना भी भूल गए, यानी देना भी है लेना भी है, सब करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले देने वाली चीजें क्रेडिट कर देंगे, यानी कि आईओसी क्रेडिट कर दिया, सैलरी क्रेडिट कर दी, उसके बाद लेने वाली आईओडी डेबिट कर दी, उनसे ले भी ली। अब यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि हम पार्टनर को कुछ दे भी रहे हैं और पार्टनर से कुछ ले भी रहे हैं, तो आपको ना एक नेट अमाउंट निकालना पड़ता है। डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल करके एक नेट वैल्यू बचती है। जैसे यहां पर क्रेडिट का टोटल था 42 और डेबिट का टोटल था 18,000, तो नेट अमाउंट बच रहा है। कमजोर कौन है, डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड में 24,000 रुपए और डाल देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम 24,000 रुपए को डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेप आप देख रहे हैं उसमें 24,000 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट किया गया है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप याद रखना, स्पेशल केस है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह एक और एग्जाम्पल था, इसमें भी बहुत सारी गलतियां हो गई। हम आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन भी देना भूल गए, आईओडी भी लेना भूल गए। तो स्टेप सेम ही रहेंगे। तो आईओसी क्रेडिट कर दो, सैलरी क्रेडिट कर दो, कमीशन क्रेडिट कर दो, आईओडी को डेबिट कर दो और एक नेट अमाउंट निकाल के जो भी टीम कमजोर है उसमें उस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दो, तो बस आंसर आ जाएगा। तो ये तो होते हैं पहले तरह की गलतियां। अच्छा, फिर होता है कभी कभी आपने ज्यादा आईओसी दे दिया, एक्सेस एप्रोप्रिएशन, देना था 7 दे दिया 10, तो आपने गलती से 3% ज्यादा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 3% इंटरेस्ट निकाल के पार्टनर से वापस ले लेंगे, तो 3% इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे और फिर उस अमाउंट को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल, शॉर्ट एप्रोप्रिएशन, आपने आईओसी कम दिया, देना था 10 दे दिया 12, तो मतलब सॉरी दे दिया 12 दे दिया 10, देना था 12, तो 2% आपने कम दिया। तो अब आपको 2% इंटरेस्ट निकालकर क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब उन्हें दे दोगे और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस डेबिट करके ले लोगे, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आईओडी में भी हो सकता है कि आपने आईओडी ज्यादा ले लिया, लेना था 8%,
पर ले लिया 12%, 4% ज़्यादा ले लिया, तो आप 4% आईओडी निकाल के उनको वापस कर दोगे, तो उनको आईओडी डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दोगे 4%, और फिर उसको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो, मतलब मल्टीपल तरह की गलतियां होती हैं। हम आईओडी ज्यादा भी ले सकते हैं, हम आईओडी कम भी ले सकते हैं। अब इस बार हमने उनसे आईओडी कम लिया, लेना था 9.25%, लिया 7.25%, तो 2% आईओडी उनसे और ले लेंगे, डेबिट कर लेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो माइंड मैप, पहले तरह की गलतियों में ये गलतियां हैं टोटल। एप्रोप्रिएशन देना भूल गए, या लेना भूल गए, या ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, या आईओडी ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, इस तरह की गलतियों को आप टाइप 1 एरर मान लो। अब आते हैं टाइप 2 एरर्स पर, जिसमें क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत कर देता है। यानी कि सही रेशियो था मान लो 2:1 या 3:1 और गलती से बांट दिया किसी और रेशियो में, तो प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, जबकि होना चाहिए था सही रेशियो कुछ और। तो यहां पर आपका स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या स्टेप बढ़ जाता है? 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। आपको पहले गलत प्रॉफिट जो आपने गलत रेशियो में दिया वो वापस लेना पड़ता है, तो हमेशा रॉन्ग प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं, है ना, वापस लेने के लिए। और सही प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको बाद में हम सही रेशियो में क्रेडिट करते हैं। बीच के स्टेप वही रहते हैं जो आपने अभी पहले पढ़े। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, पार्टनर का सही रेशियो था 3:1, लेकिन उन्होंने गलती से इक्वली बांट दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल रेशियो में डेबिट कर देंगे और फिर सही रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर आ गया। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा होता है कि पार्टनर ने प्रॉफिट को गलत बांट दिया इक्वल, और ना ही आईओसी दिया, ना ही सैलरी दी, ना ही कमीशन दिया, और सही रेशियो 3:1 था, तो मतलब भयंकर गलती हो गई। इसमें हम चीजें देना भी भूल गए और प्रॉफिट भी गलत बांट रखा है। तो यहां पर हमारा स्टेप क्या होगा कि पहले हम गलत प्रॉफिट उनसे वापस लेंगे, तो स्टेप 1 में हम रॉन्ग वाले रेशियो में उनसे प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, डेबिट कर लेंगे। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट देना था वो क्रेडिट, सैलरी देनी थी वो क्रेडिट, कमीशन देना था वो क्रेडिट, और लास्ट में सही प्रॉफिट निकालकर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सही निकालकर उसको सही रेशियो में फिर पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है बस। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको डिविजिबल थोड़ा सा रफ में निकालना पड़ेगा, लेकिन स्टेप और कॉन्सेप्ट यही है। तो ये दूसरे तरह की गलतियां होती हैं जिसमें रेशियो भी गड़बड़ होता है और पार्टनर्स को हम कुछ देना या लेना भी भूल जाते हैं। तो उस केस में बस आपके 2 स्टेप बढ़ जाते हैं, पहले रॉन्ग प्रॉफिट उनसे वापस लो और बाद में सही प्रॉफिट उनको सही रेशियो में क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया अच्छे से? बाकी कुछ स्पेशल एरर्स होते हैं थर्ड, जिसमें जनरली आप क्वेश्चंस करके ही उनको अपने मतलब प्रैक्टिस में लाना, जो बुक में आपको वैसे कम मिलते हैं, लेकिन ये भी होते हैं। जैसे कभी कभी हम रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, या कभी कभी आप मैनेजर कमीशन ही भूल जाते हो, या पार्टनर को रेंट भूल जाते हो, है ना। तो उस तरह की गलतियां, या कभी कभी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो देखो, इसमें आपको थोड़ा सा हर केस टू केस मतलब सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम रिजर्व देना भूल गए या अगर हम कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल गए, तो ये चीज़ें एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व देना भूल गए, मैनेजर कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए, या रेंट भूल गए, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भूल गए, तो ये चीज़ें एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएंगी। बस इनका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं वो निकालते समय इन्हें माइनस करना है। अब जैसे यहाँ पर रिजर्व देना भूल गए, तो हमें क्या करना है, पहले गलत प्रॉफिट वापस लिया 1,20,000, लेकिन फिर सही प्रॉफिट जो था 1,08,000 वो उनको क्रेडिट कर दिया। रिजर्व जो है वो एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगा, और रिजर्व पता है कहाँ आएगा, जर्नल एंट्री में। तो जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो आपकी एंट्री कुछ कुछ ऐसी बनेगी। तो ये एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करके देखना, स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना बैक करके, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है और सही आंसर कैसे निकालना है। इसी तरह दूसरा, इसमें हम मैनेजर को देखो कमीशन देना भूल गए 6,000 का, तो क्या करेंगे, फिर से हम पहले गलत प्रॉफिट वापस लेंगे, है ना, और फिर सही प्रॉफिट को निकालकर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को निकालकर 3:2:1 में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन मैनेजर कमीशन देखो एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगा, और मैनेजर कमीशन पता है कहाँ आएगा, आपके सॉल्यूशन की जर्नल एंट्री में, जो आप ऊपर येलो कलर के पट्टे में
देख रहे हो। तो ये स्पेशल तरह के कुछ एरर्स हैं जिनको आप इन्हीं एग्जाम्पल से अपना प्रैक्टिस या पक्का करके जाना, ताकि बाय चांस पूछे तो आप कर पाओ, है ना। तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो वो देखो एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा, जर्नल एंट्री में। तो कभी कभी हमारे ये स्पेशल तरह के एरर्स भी आ जाते हैं, तो बस इनका स्टेप आपको याद रखना है कि हमें कैसे करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने सारी गलतियां डाल दी थी, और फिर जब इसको रेक्टिफाई करा तो इसमें आप देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर कि रिजर्व हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हो गए, वो एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएंगे, लेकिन वो कहाँ नजर आएंगे, जर्नल एंट्री में। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पेशल एरर्स का। चलो ठीक है सर, पास्ट एडजस्टमेंट का ये बड़ा जंजाल कुछ सर हमें समझ में आया है, ठीक है ना। चलो अब लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, इजी है बट स्टिल इसमें एक दो ट्रिकी बातें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। ट्रिकी बात नंबर 1, गारंटी है सर, हाँ हमें पता है गारंटी का मतलब मिनिमम प्रॉफिट देना होता है, लेकिन देखो 3 तरह की गारंटी होती है। पहले तो ये कभी कभी पार्टनर प्रॉमिस करता है फर्म को कि मैं आपको पैसे कमा के लाऊंगा, लेट से 20,000, लेकिन एज्यूम करते हैं वो सिर्फ 15,000 ही कमा पाया, तो कितने रुपए कम रह गए, 5,000। तो फर्म ये 5,000 रुपए पार्टनर से ले लेगी। तो देखो पार्टनर से लेने के लिए क्या करेगी, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देगी, उससे कहेगी ला भाई ला 5,000 दे, और अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, क्योंकि फर्म को तो 5,000 चाहिए, सीधी बात है। तो इस तरह की गारंटी को बोलते हैं कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। दूसरा होता है इसका ऑपोजिट, एक फर्म पार्टनर को गारंटी देता है, यहां पर 3 पार्टनर्स हैं और सी को गारंटी दी जा रही है कि भाई तुझे 12,000 रुपए मिलेंगे। अब सी को गारंटी देने का मतलब है कि कौन दोनों बच गए, ए और बी। तो ए और बी मिलकर सी को गारंटी देते हैं कि तुझे 12,000 रुपए मिलेंगे। अब एज्यूम कर लेते हैं 60,000 का प्रॉफिट था, 3 to 1 में बांटा, सी को मिले सिर्फ 10,000, तो कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, 2,000 की। तो ये 2,000 की डेफिशिएंसी ए और बी आपस में बांटेंगे। अब ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में इसको बांट लेंगे। तो बस ये हो गया, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। अच्छा, कभी कभी डेफिशिएंसी को कैसे बांटा जाए उसका भी रेशियो क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि ए और बी ने ये डेफिशिएंसी इक्वली बांटी, तो आप दोनों से 1,000 रुपए माइनस कर देना। और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तीसरी होती है पार्टनर टू पार्टनर। अब यहां पर एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी देता है। ए ने सी को गारंटी दी, तो सेम एग्जांपल में 2,000 रुपए अब कौन बियर करेगा, ए। तो हम उसकी एंट्री भी लिख सकते हैं, ए से ले लेंगे 2,000 तो ए डेबिट, और सी को दे देंगे 2,000 तो सी क्रेडिट। तो बस ये हो गई गारंटी। लेकिन अब ध्यान से सुनना स्पेशल बात, सबसे पहली भी चीज, अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो लॉस के केस में भी गारंटी पार्टनर की फुलफिल की जाएगी। और उस क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखना कि जो शेयर ऑफ लॉस निकलता है वो और जो गारंटी दी गई है वो अमाउंट, दोनों को जोड़कर टोटल अमाउंट ही फिर उस पार्टनर को पे किया जाएगा, क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट की गारंटी दी थी, और अगर उसको लॉस हुआ है तो फिर लॉस की भी भरपाई करेंगे और जो मिनिमम प्रॉफिट देना था वो भी देंगे। तो ये बात याद रखनी है। कभी कभी प्रॉफिट ऑलरेडी मिनिमम गारंटी से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हमें इग्नोर करना है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 गारंटीज होंगी, तो फिर क्या करते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटीज हैं तो सबसे पहले आपको पता है कौन सी गारंटी फुलफिल करनी है, पार्टनर टू फर्म वाली। वो फुलफिल होने के बाद फिर हम फुलफिल करते हैं फर्म टू पार्टनर वाली, और सबसे लास्ट में आती है गारंटी पार्टनर टू पार्टनर वाली। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, कभी कभी जब हम गारंटी देते हैं लेट से 60,000 रुपए पर एनम, और क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ लेट से 1 जुलाई से, और 9 महीने ही क्वेश्चन चला, तो गारंटी भी फिर 60,000 पर एनम नहीं मानी जाएगी। गारंटी अमाउंट को भी आपको फिर प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब गारंटी आए किसी क्वेश्चन में तो ये जरूर पढ़ लेना कि वो क्वेश्चन शुरू कौन सी डेट से हो रहा है, क्योंकि चालाकी करते हैं क्वेश्चन, गारंटी के क्वेश्चन में वो डेट कोई बीच की डाल देते हैं, तो ये उनकी ट्रिक होती है। तो ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का, ठीक है।
तो एक बार कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके हो गया अच्छे से, इस बात का नीचे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको फटाफट ओवरव्यू देता हूं आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस का, और आप साथ साथ उसको लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो प्यारे बच्चों, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं जो आप मार्क कर सकते हो, मैं बताता रहता हूं फटाफट। जैसे स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 जिसमें डीड नहीं है तो क्या होगा, आप ये मार्क कर सकते हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग मिलेगी, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा था ना, तो इसमें भी कुछ उसी तरह से है। 2 पार्टनर्स ने लोन दिया है और फर्म उनसे इंटरेस्ट कितना लेगी वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप मार्क कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको अगेन इंटरेस्ट की अकाउंटिंग देखने को मिलेगी, और इसमें हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट की अकाउंटिंग वैसे ही शो करनी है जो हमने करा था। इसके बाद आप एक क्वेश्चन नंबर 12 मार्क कर सकते हो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट लेना और देना दोनों को कवर किया गया है और उसकी एंट्रीज के बारे में आपसे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप मार्क कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन है जिसमें आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप जरूर मार्क कर लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फर्म को लॉस हो रहा है ना, और आईओडी भी है, आईओसी भी है, सैलरी भी है। तो अब हुआ ये कि फर्म को तो लॉस हो रहा है, तो लॉस तो हो गया 1 लाख का। अब फर्म को आईओडी मिल गई, एक छोटी सी इनकम हो गई, क्रेडिट में आप देखो 6000 की, लेकिन फिर भी लॉस है। कितना लॉस बच गया? 94,000 का। तो देखो बेचारे दोनों पार्टनर्स रो रहे हैं क्योंकि अब उन्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी, अब उन्हें आईओसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था भाई देखो एप्रोप्रिएशन तो तभी मिलता है जब पैसे होंगे। अब फर्म के पास पैसे ही नहीं है तो बस फिर तो लॉस ही रह जाएगा, है ना। इसी तरह 19th भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरेस्ट को चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का और हमें इंटरेस्ट आईओडी का मिल भी रहा है 11,250 का, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज की तरह समझना है। तो आप देखो क्लाइमैक्स कि भाई पैसे हैं नहीं पर फिर भी हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें दे रहे हैं 1,80,000 का, और फिर लॉस आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लेना। इसी तरह क्वेश्चन 17 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। और मैं जो बोल रहा हूं मार्क माय वर्ड्स, वो क्वेश्चन ही आपको सिर्फ करने और बाकी चाहे क्वेश्चन छोड़ देना। 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने लोन लिया भी है पार्टनर से और लोन दिया भी है, और दोनों लोन्स पर इंटरेस्ट भी है और हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। पहले हम पीएनएल अकाउंट में अगर देखें तो जो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है वो भी लिख रहे हैं, जो इंटरेस्ट हमारी इनकम है वो भी लिख रहे हैं, और नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,20,000। और फिर उस नेट प्रॉफिट को हम नीचे लेकर जा रहे हैं और उसके बाद पार्टनर से आईओडी जो लेनी है वो ली, आईओसी जो देनी है वो दी, और फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर करना। बाकी फिर ये कुछ कैलकुलेशन थे आईओसी के, ये तो मैंने आपको दिखाई दिए। इजी क्वेश्चंस होते हैं, हमारे को कैसे निकालना है। लेकिन हाँ, इसके बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के आप करना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका 21, इसके अंदर आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और पीएनएल अप्रो भी बनाना है। तो इसमें आपको एंट्रीज मिल जाएंगी और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन हो गया आईओसी के लिए। देन उसके बाद एक क्वेश्चन वेरी क्रूशल 28। इसमें ना बड़ा एक यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट ये है कि इसमें बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट की दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर आपको एक प्रॉफिट या रिजर्व दे रखा है 36,000 रुपए का, जबकि नीचे आप देखोगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 64,000 का। तो जनरली इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय पूरा ही प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देते हैं, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ पता है आपको कितना माइनस करना है, जितना 64 और 36 का डिफरेंस है, यानी कि 28,000। तो विनोद और मोहन की ओपनिंग कैपिटल निकालते समय आप जब प्रॉफिट माइनस करोगे तो सिर्फ 28,000 प्रॉफिट माइनस करोगे। ये इसमें क्रूशल बात है। तो ये क्वेश्चन मार्क करना और एक बार खुद करके देखना वीडियो खत्म होने के बाद 28, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है सिर्फ कैलकुलेशन का, ये आप स्किप कर सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि हमारे एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और प्रॉफिट हमारे पास कम, तो उस केस में फिर हमें एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें एंट्री पूछ रहा है और पीएनएल अप्रो बनाना है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है।
इसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग थी तो वो फाइंड आउट करी और फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकाल लिया, सेम जो हमने करा था, है ना। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस आईओडी के हैं और ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने एग्जांपल में डिस्कस करे। इनको भी आप ज़्यादा कुछ स्किप कर सकते हो, मतलब ज़्यादा कुछ देखने करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आईओडी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से करने। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है आईओडी कैलकुलेट करने के, बट मार्क क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आईओडी आपको दे रखा है बट आपको पता है क्या कैलकुलेट करवा रहा है, रेट की निकालना क्या है, रेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईओडी के फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे और रेट जो है वो मिसिंग वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना, है ना। उसके बाद आईओडी का एक और बात है क्वेश्चन 47, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली कंप्लीटनेस है ना, मतलब कि सब कुछ करना है, एक पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो उसके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद 49th, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन में भी आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। और इसमें प्रॉफिट का बंटवारा जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टाइल से हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो, इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, इसके अंदर पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कंप्लीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो PYQ भी है, 2020 में एग्जाम में आया था। इसमें हमें सारी चीज़ें करनी है, प्रॉफिट, आईओडी, आईओसी और प्रॉफिट को निकालना भी है सही तरीके से। उसके बाद ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये सब हमारे छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 58 से पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आप मार्क कर लो, जो आप करना, जो हमने डिस्कस करे उसमें अलग अलग वैरायटी कवर होगी। जैसे एक हो गया 58, ये टाइप 1 एरर का है, एग्जाम का PYQ भी है। 60 ये भी टाइप 1 एरर है और PYQ भी है, ठीक है, मार्क करते रहना 60। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन 64, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, टाइप 1 एरर है और इसमें आईओसी आईओडी दोनों चीज़ों को भूल गए हैं। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक 65 भी एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है और ये एक तरह से टाइप 2 एरर है, इसमें रेशो भी गलत बांट दिया और हम चीज़ें भी भूल गए, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है 65, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व ज़रूर करना। उसके बाद है 67, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आईओसी निकालना पड़ता है पर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है, तो पहले आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद देखो स्पेशल एरर का मैंने कहा था क्वेश्चन एक है बुक में, एग्जाम में भी आ चुका है, मार्क कर लो 72। इसमें स्पेशल ये है कि इसके अंदर एक तो गलतियां हैं और जैसा कि आप देख रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत बांट रखा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ क्या है, हमने आईओडी निकाल ली, चलो वो तो ठीक है नॉर्मल, हमने आईओसी निकाल ली ओपनिंग कैपिटल निकाल के, वो भी चलो है नॉर्मल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी आईओसी ज़्यादा निकल गई, प्रॉफिट कम है, तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन बन गया। तो पहले हम प्रॉफिट वापस ले लेंगे, फिर उनको आईओडी जो था वो ले लेंगे, लेकिन आईओसी आप देखो ध्यान से, हम 98, 64 और 47 दे नहीं पाएंगे क्योंकि उतने हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो इसीलिए उनको ब्लॉक बनाकर वहाँ पर काट रखा है, तो हम उनको सिर्फ कम आईओसी ही दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके देखना खुद से, तो आपको खुद क्रिटिकलनेस पता चल जाएगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 70, ये आप मार्क कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आपको एक पास्ट एडजस्टमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। देन 71 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेना। इसके अंदर आईओसी आईओडी दोनों ही वो लेना देना भूल गए हैं और ओपनिंग कैपिटल आपको खुद निकालनी है। इसके बाद 75 क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, इसमें रेशो भी गलत है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग है और उस पर हमने गलत इंटरेस्ट जो दे रखा है 10% वो भी मिसिंग है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हमने 10% दे दिया जबकि सही था 12%। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, वीडियो खत्म होकर खुद ट्राई करके देखना, आप फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात है। उसके बाद 73 नॉर्मल क्वेश्चन है, आप
स्किप भी कर सकते हो। 74 इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में देखो आ भी चुका है, PYQ है, इसमें हर तरह की गलती है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद बात करता हूँ 77। यहाँ से अब हमारे थोड़े थोड़े गारंटी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है 77 तो, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। 79 भी नॉर्मल क्वेश्चन है। 78 इस पे लिखा हुआ है मस्ट, अभी मार्क कर लो। मस्ट इसलिए क्योंकि देखो इसमें वही क्वेश्चन की चालाकी, इन्होंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट करा बिजनेस और गारंटी दी है 80,000 इन अ ईयर, तो यानी कि गारंटी भी अब आपकी आधी हो जाएगी। अब गारंटी 80,000 नहीं ली जाएगी, सिर्फ 40,000 ही ली जाएगी, क्योंकि 6 महीने का ही क्वेश्चन था। तो ये इस क्वेश्चन की चाल थी, इसको आप ज़रूर मार्क करके एक बार ट्राई करके देखना। बाकी इसके अलावा हमारा गारंटी का एक क्वेश्चन है 80, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी डेफिशिएंसी निकलेगी जिसको बाकी 2 पार्टनर्स बियर कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 90, इसको और कर लो, इससे आपकी वो वाली थर्ड जो गारंटी है स्पेशल कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है वो कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो 90। तो यहाँ तक आपकी ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर हो जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 89, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है क्योंकि ये एग्जाम में आया था बोर्ड्स में पहले और बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हुई थी लैंग्वेज की वजह से। है इजी लेकिन लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है। 89th क्वेश्चन, तो ये आप ट्राई करके देखना। इसमें 2 गारंटीज थी एक साथ, एक फर्म पार्टनर को दे रहा है और एक पार्टनर पार्टनर को दे रहा है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये घर से रट के जाओ चाहे कुछ भी करके जाओ, मुझे नहीं पता। 86 पूरी बुक में रिपीट कर रहा हूँ, पूरी DS अग्रवाल बुक में इकलौता क्वेश्चन है, ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए इस पर D का सिंबल बना रखा है। D का सिंबल मैं तब बनाता हूँ जब वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम अपने किसी मैनेजर को पार्टनर बना लेते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हें मैनेजर की तरह पहले कुछ और मिलता था, अब पार्टनर की तरह तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो A लेगा या जो भी होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये आप ज़रूर करके देखना और आई होप आपको आता हो, और नहीं आता होगा तो आप फंसोगे तो कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई करना हो जाएगा, हमने अपने मेन लेक्चर्स में कर रखा है। उसके बाद 83 ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसमें लॉस है और गारंटी देनी है। तो ये वो वाली कहानी है स्पेशल पॉइंट की जो बच्चे इग्नोर मारते हैं। 83 के अंदर आपको याद रखना है, लॉस हो गया, अब्बास को 1.5 लाख रुपए हमें प्रॉफिट देना था जबकि अब्बास को 10,000 का लॉस हो गया, तो नाउ वी विल गिव 10,000 भी और 1.5 लाख भी, यानी हम अब्बास को अब 1,60,000 रुपए देंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखना। अच्छा, फिर लास्ट एक क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ 87, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट है, तो स्टेप लगेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाले, लेकिन स्टेप लगाते 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 लास्ट में जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो उसके अंदर वो गारंटी लगवा देगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना। बाकी 88 एक PYQ है जो गारंटी पर ही बेस्ड है और इसमें भी पास्ट एडजस्टमेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब गारंटी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट वाले हैं। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, मोटा मोटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। 81 इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बाकी 91 ये भी एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जिसमें एक गारंटी का क्वेश्चन है, एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और साथ ही साथ रेशियो में भी कुछ गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लेना ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में दोनों अप्रोचेस से हमने सॉल्व करके देख लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि या तो P&L एडजस्टमेंट करके देखो या सिंगल एंट्री करके देखो। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, इसको भी एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। बाकी 85 एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें सिंपल डेफिशिएंसी होगी और वो दोनों पार्टनर्स बियर कर लेंगे। चलो, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ TS अग्रवाल। तो आई होप अच्छे से अब आप इस पूरी वीडियो को देखना, रिपीट करके देखना, अपने हिसाब से पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होगा। और ये क्वेश्चंस मस्ट है, और अगर आप कंफर्टेबल हो इन क्वेश्चंस के साथ तो फिर आप अपने
सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो में आपको मैं इसी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।